जी बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में मार्केट फेलियर लेके चल रहे थे। मार्केट फेलियर की हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देखी थी। टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट वगैरह एक्सटर्नैलिटी ये चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद बेटे हम लोगों ने सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड और मोनोपोली और कौसाई पब्लिक गुड भी हम लोगों ने इसमें जिक्र किया था। ठीक है। आज बेटा हम लोगों ने बात करनी है पॉलिसीज टू सॉल्व मार्केट फेलियर। क्योंकि सवाल आ जाता है, अगर 6 मार्क का आ गया एक्सप्लेन टू पॉलिसीज टू सॉल्व मार्केट फेलियर कॉस्ड बाय मेरिट कोड, तो आपको पता होना चाहिए, या टू पॉलिसीज टू सॉल्व मार्केट फेलियर कॉस्ड बाय डीमेरिट कोड, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं बेटे जी पॉलिसीज टू सॉल्व मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेटा मेरिट कोड की। अब मेरिट कोड आप लोगों को पता है कि सोसाइटी के लिए अच्छी चीज है, फायदा पहुंचाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यार मेरिट गुड हमारे मुल्क में ज्यादा होना चाहिए। तो जो पहली पॉलिसी हम यहाँ पे लगा सकते हैं वो है सब्सिडी। देखिए, सब्सिडी की सिंपल सी कहानी तो ये है कि सब्सिडी से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आपकी सप्लाई लेवल बढ़ती है। ठीक है। तो आपका जो अंडर प्रोडक्शन वाला मसला था वो यहाँ पे हल हो सकता है। ये लोग ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, प्लस आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगी तो उसकी वजह से ओवरऑल प्राइसेस भी क्या हो जाएंगी, वो भी फॉल हो जाएगी। ठीक है ना। प्लस इसके अलावा यहाँ पे जो अफोर्डेबिलिटी का एक इशू होता है कि यार लोग गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो अफोर्डेबिलिटी वाला मसला जो है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं इसकी सिंपल सी डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाऊं तो वो कैसे चलेगी बेटा, इधर आ जाएगी प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ये आपके पास डिमांड आ गई है, ये आपके पास सप्लाई आ गई है जो कि आपका बेसिक एक्सपेंड बन रहा है। ठीक है। यहाँ आपके पास इक्विलिब्रियम आया हुआ है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई है, और ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइसेस आ गए। आप यहीं पे ऑपरेट कर रहे थे ना, पीछे की तरफ ऑपरेट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि जब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो बेटा उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपकी सप्लाई लेवल बढ़ेगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। हम आ जाएंगे एस से S1, इक्विलिब्रियम ई से E1। आप देखें आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ रही है और आपकी प्राइसेस जो हैं वो फॉल हो रही है। तो एक फायदा आपके पास ये हो गया कि यार अफोर्डेबिलिटी वाला मसला हल हो गया, और लोग जो हैं फिर वो ओवर प्रोडक्शन की तरफ भी जाना शुरू हो जाएंगे। बट बेटा सब्सिडी के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। पहला मसला, पहला ड्रॉबैक नेगेटिव इफेक्ट्स में पहला ड्रॉबैक है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, कि भाई ये पैसा जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी की मद में मेरिट गुड पे दिया है, सेम पैसे से रोड बना ले, वो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, फर्म्स को दे दे जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, ताकि मुल्क में ग्रोथ आए, जीडीपी बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाए। तो स्कूल पे खर्चा करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये चीजें हैं कि भाई यही पैसा आप कहीं और लगा दो। ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा बेटा दूसरा मसला क्या है, दूसरा मसला ये कि देखो जब कोविड आया था, कोविड के टाइम पे वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही थी। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, जहालत। अब एक चीज फ्री मिल रही है, लोग वो नहीं लगवा रहे, तो अगर मैं प्राइसेस कम कर दूंगा तो मैं ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि लोग कम प्राइस पे करेंगे किसी चीज के लिए। तो कहने का मसला, मकसद क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज। रूट कॉज होती है आपकी लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। और सब्सिडी लैक ऑफ नॉलेज को खत्म नहीं करता, लैक ऑफ नॉलेज फिर भी रहेगी भले कम भी हो जाए प्राइस, क्योंकि आपके सामने है। इतने अमीर अमीर लोग ऐसे हमारे गांव देहातों में होते हैं, या हमारे इंटीरियर सिंध में होते हैं, या फिर हमारे पंजाब साइड पे होते हैं। इतने अमीर अमीर लोग हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि उनके बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते। उनके बच्चे जो हैं वो आज भी जो हैं वो वही जहालत वाले मामला चल रहे हैं। तो सब्सिडी लैक ऑफ नॉलेज खत्म नहीं करती। तो ये आपके पास एक ड्रॉबैक। प्लस एक और मसला यहाँ पे ये भी है कि यार कितनी सब्सिडी दें, अमाउंट ऑफ सब्सिडी। क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा सब्सिडी दे दी, आपने बहुत ज्यादा सब्सिडी दे दी,
तो बेटा उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि वो आपके लिए मसला क्रिएट करेगा। बहुत कम सब्सिडी देंगे तो वो इनफेक्टिव है, किसी काम की भी नहीं है। तो ये सब्सिडी के कुछ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कोई मसले वाली बात बेटा? पहला तरीका आपके पास आ गया है कि आप सब्सिडीज दे दें, ठीक है, मेरिट को सॉल्व करने की। दूसरा तरीका आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से होगा क्या कि लोगों को नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना, लोगों को समझाया जाएगा, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इससे आपकी बेटा नॉलेज बढ़ती है। नॉलेज बढ़ेगी तो लॉजिकल सी बात है बेटा, इससे आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक गुड की अच्छाइयां बता रहा हूं। अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। आज से 10-15 साल पहले फीमेल एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, अभी भी कई जगहों पर ट्रेंड है कि यार लड़की की एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक कैंपेन चलाई गई कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, कि यार लड़कियों की एजुकेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, वो भी उतना ही एजुकेशन डिजर्व करती हैं जितना आपका बेटा डिजर्व करता है। ऐसा ही है। तो नॉलेज, एजुकेशन, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती हैं जिससे आपकी डिमांड बढ़ती है। और आज के दौर में शुक्र है कि बहुत से पेरेंट्स को इस चीज की समझ आई है कि भाई फीमेल एजुकेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज मेल एजुकेशन। तो बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं। तो नॉलेज बढ़ती है, आपकी डिमांड बढ़ती है, आपके पास अवेयरनेस आती है, ठीक है, आपके पास अवेयरनेस आती है, लोगों को समझ आती है। तो बेटा अगर एडवर्टाइजिंग में करवाने जाऊंगा, एडवर्टाइजिंग में करवाने जाऊंगा तो ये जरा डायग्राम को देखें हमारे पास किस तरीके से बनेगी। देखें ये एक्समैन आ गया सीधा सीधा। और जब लोगों को पता चलेगा कि यार एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्रॉम D to D1, इक्विलिब्रियम ई से E1, आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई और आपकी इक्विलिब्रियम प्राइसेस बढ़ चुकी, ठीक है। तो ओवरऑल, ओवरऑल जो है वो हमारे पास क्या मामला चल रहे हैं, इस तरीके से आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी। देखिए हमारा मकसद इसे बढ़ाना है, सही है। प्राइस पे जो भी इफेक्ट पड़ रहा हो अगेन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा एडवर्टाइजिंग के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। बेटा अगर मैं आज आपको बताऊं कि आपको एजुकेशन लेनी चाहिए, तो आप कल से नहीं लेना शुरू कर देंगे, इट विल टेक टाइम। तो टाइम का आपके पास काफी ज्यादा लग रहा होता है। प्लस कॉस्टली, एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज कॉस्टली। प्लस जो पैसा बेटा आप एडवर्टाइजिंग पे लगा रहे हैं, जो पैसा आप एडवर्टाइजिंग पे लगा रहे हैं, सेम पैसा कहीं और लगा सकते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के मसले, ठीक है। आप स्कूल बना लो, अस्पताल बना लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा रहेगी। प्लस आपकी टारगेट मार्केट क्या है, कि आप किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है कि नहीं है। तो इजी टू अंडरस्टैंड वाला मसला, कि भाई लोग इसे इजीली समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। अब मैं गांव जाके लोगों को बता रहा हूं कि भाई एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और मेरा पूरा भाषण जो है वो अंग्रेजी में है, क्या वो लोग समझ पाएंगे देहाती? वो लोग बात ही नहीं समझ पाएंगे, बोलेंगे पता नहीं क्या है, बकवास कर रहा है, चला जाएगा थोड़ी देर में। तो लोगों को बेटा आपकी एडवर्टाइजिंग समझ आनी चाहिए, लोगों को आपका मैसेज समझ आना चाहिए, जो आप कन्वे करने जा रहे हैं वो बात प्रॉपरली उनको समझ आनी चाहिए। कोई मसले वाली बात है बेटा? अच्छा, एक और तरीका जिससे आप मैरिट गुड को बढ़ा सकते हैं वो है स्टेट प्रोविजन। स्टेट प्रोविजन का मतलब क्या है, कि गवर्नमेंट ने कहा प्राइवेट इदारे बंद, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद, हम देंगे आज से आपको सारी चीजें। यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करना शुरू हो गई है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करना शुरू हो गई है। तो जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करना शुरू करेगी तो इसका मतलब क्या है, कि गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। हर बंदे के लिए अवेलेबल होंगे, रिगार्डलेस कि वो अमीर है, गरीब है, बेरोजगार है, जॉब करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बंदे के लिए अवेलेबल वो चीज होगी, ठीक है। प्लस जाहिर सी बात है, अब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट अफोर्डेबल भी रखेगी, क्योंकि या शायद पैसे ना भी ले,
और फ्री। ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट जो है वो अफोर्डेबल भी उसको रखेगी या फिर फ्री भी रखेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो फोकस करती है क्वांटिटी पे, क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी। आपके सामने ही है, जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके क्या हालात है, गवर्नमेंट स्कूल के क्या हालात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के क्या हालात हैं, आप लोगों के सामने है। तो वो क्वालिटी पे तो फोकस करते ही नहीं है, वो फोकस कर रहे होते हैं क्वांटिटी पे कि हर बंदे के लिए अवेलेबल हो जाए। प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मसला यहां पर भी आ सकता है कि यार यही पैसा आप कहीं और लगा दो। ठीक है ना, यही पैसा आप कहीं और लगा दें, ये भी एक मसला आपके पास आता है। फिर देखो, अमीर बंदा कभी भी गवर्नमेंट के इदारे में काम नहीं करवाता, वो कभी भी गवर्नमेंट के इदारे में अपना इलाज नहीं करवाएगा। फिर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आती है करप्शन वाली, जो हमारे सामने है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं वो स्कूल जाते नहीं है पढ़ाने, गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल जाते नहीं है काम करने, लेकिन तनख्वाहें उनको पूरी पूरी मिल रही होती हैं। तो करप्शन होती है, इनएफिशिएंसी होती है। तो ये सारे बेटा कुछ मामलात हैं जो आपके पास स्टेट प्रोविजन में आ सकते हैं, कोई मसले वाली बात। अच्छा, अब एक लास्ट केस है जो आप लिख सकते हो, बट मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस चैप्टर में इसका जिक्र करें। इसका नाम है मैक्सिमम प्राइस। आप लोगों को मैंने मार्केट इक्विलिब्रियम के चैप्टर में मैक्सिमम प्राइस पढ़ाया था, जहां पर आप प्राइसेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, प्राइसेस को इंपोज कर देते हैं बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है, आप क्या करते हैं, आप प्राइस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, प्राइस को रोक देते हैं। अब जब आपने बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस प्राइजेस को रोक दिया, तो उससे होगा क्या कि लोगों के लिए आसानी होगी, अफोर्डेबल होगा, बट उसके अपने मसले मसाइल होते हैं, शॉर्टेज हो जाती है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। ये आपने अपने P2 में नहीं लिखना। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन केस अगर एमसीक्यू में पूछ लिया कि भाई व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ मैरिड गुड, और वहां पर अगर मैक्सिमम प्राइस का नाम लिखा हुआ हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार, मैक्सिमम प्राइस जो है वो भी आपके मार्केट फेलियर में मैरिड गुड के लिए यूज हो सकता है, सॉल्व आप उससे करवा सकते हैं, कोई मसले वाली बात। तो ये दो डायग्राम्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं फॉर पॉलिसीज टू सॉल्व मैरिड गुड। सर वैसे आप रेकमेंड, बेटा मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि इसके अपने मसले हैं ना। मैक्सिमम प्राइस लग गया तो उससे क्या होती है, शॉर्टेज, मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, और फिर वो अजीब सा मसला फिर मार्केट में खड़ा हो जाता है कि आप सॉल्व करने गए थे मैरिड गुड के मसले, आप उल्टा नया मसला खड़ा करके आ गए हो, अपना इक्विलिब्रियम वाला। तो मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करता लिखना, लेकिन अगर आप लिख भी दे तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, मार्क्स फिर भी मिलेंगे आप। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं डीमैरिट, पॉलिसीज ऑफ डीमैरिट गुड। ठीक है, तो बेटा डीमैरिट सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है, सोसाइटी के लिए बुरा होता है। तो अगर मैं मेरिट में सब्सिडीज देता हूँ, तो डीमेरिट में मैं क्या लगा रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डीमेरिट में क्या लगाऊंगा, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपको पता है कि टैक्स इम्पोज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अब ये क्रिएट कर देगा आपके लिए एक बर्डन। ठीक है ना, बर्डन ऑन प्रोड्यूसर। तो जब बर्डन ऑन प्रोड्यूसर लगता है, इससे होगा क्या, इससे बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ती है तो उससे आपकी सप्लाई लेवल फॉल हो जाती है। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करूं, तो ये देखें, ये इक्विलिब्रियम एक्सपेंस चल रहा है आपके पास। जब गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी तो आपकी सप्लाई लेवल पीछे आ जाएगी, एस से S1, इक्विलिब्रियम ई से E1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q से Q1, और इक्विलिब्रियम प्राइसेस P से P1। ठीक है ना, अब जब प्राइस लेवल बढ़ेगी तो इट विल मेक अ डीमेरिट गुड अनअट्रैक्टिव फॉर अ कंज्यूमर,
कि वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा कि यार बेकार है अब खरीदना, महंगा हो गया और ये और वो। तो लोग जो हैं वो इसको कम खरीदेंगे और इससे आपकी ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो वो जो ओवर वाला मसला था, ओवर कंजम्पशन, ओवर प्रोडक्शन, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से कम हो जाए। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डीमेरिट गुड्स होते हैं ना, नेगेटिव साइड, ये होते हैं एडिक्टिव इन नेचर। एडिक्टिव इन नेचर का मतलब क्या है कि यार ये हैबिट फॉर्मिंग गुड हैं, ये हमारे लिए फिर जरूरी हो जाते हैं, हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो हैबिट फॉर्मिंग गुड हो गया ना। तो अब अगर एक चीज एडिक्टिव इन नेचर है, इसका मतलब क्या है कि उसकी पीढ़ी क्या चल रही होगी बेटा, इनइलास्टिक। पीढ़ी क्या चल रही है उसकी, इनइलास्टिक। और इनइलास्टिक के अंदर ये बात आपको बड़े डिटेल में समझाई गई थी कि अगर सिगरेट या अल्कोहल की प्राइसेस ज्यादा से बढ़ती हैं, क्योंकि वो इनइलास्टिक है, प्राइस ज्यादा से बढ़ती है तो क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन एक फायदा गवर्नमेंट को ये हो सकता है कि जब आपने प्राइसेस ज्यादा से बढ़ा दी तो गवर्नमेंट कमाएगी यहां पर टैक्स रेवेन्यू, और इस टैक्स रेवेन्यू को हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज फॉर वेलफेयर। हम इसको फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं मुल्क में वेलफेयर के लिए, री इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोल दिए, हमने हॉस्पिटल्स खोल दिए, हमने रोड बना लिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये होते एडिक्टिव हैं, इनइलास्टिक होते हैं, तो हम लोग टैक्स रेवेन्यू कमा सकते हैं, ठीक है ना, टैक्स रेवेन्यू कमा सकते हैं। बट बेटा एक बात ये बताएं, क्या टैक्स रेवेन्यू कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव है या क्वांटिटी कम कराना हमारा ऑब्जेक्टिव है? बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव टैक्स रेवेन्यू कमाना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है क्वांटिटी को कम करवाना, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो हमारे पास चल रही है कंजम्पशन वाली, उसको कम करवाना। तो ये हमारा सही तरीके से ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करवाता। हाँ, इन केस अगर डिमांड इलास्टिक होगी, इन केस अगर डिमांड हमारी इलास्टिक होती है, जो कि हाईली अनलाइकली है, ऐसा नहीं होता। इन केस अगर डिमांड हमारी इलास्टिक होगी तो प्राइस अगर थोड़े से बढ़ती है तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा से कम हो जाती है, तब ये अफेक्टिव होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, वरना डीमेरिट में अफेक्टिवनेस वाला केस नहीं होता, ये यूजुअली इनअफेक्टिव ही चल रहा होता है, ठीक है। प्लस अगेन वही मसला कि यार अगर आप टैक्सेस कितने लगाएं, अगर आप बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा देंगे तो वो आपके मुल्क के लिए महंगाई क्रिएट करेगा। बहुत कम टैक्सेस लगाएंगे तो वो इनअफेक्टिव रहेगा, वो किसी काम में नहीं आएगा। समझ गए हैं बेटा बात को? ठीक है। अब दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है वो है एडवर्टाइजिंग का। अच्छा, अब एडवर्टाइजिंग सेम एज मैरिड गुड, नॉलेज देना, अवेयरनेस देना, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टारगेट मार्केट वगैरह वगैरह। बट द डिफरेंस इज कि मैरिट में हम लोग डिमांड बढ़ा रहे थे, डी मैरिट में हम लोग डिमांड बेटा कम करेंगे, क्योंकि मैं सिगरेट के हार्मफुल इफेक्ट्स बताऊंगा, मैं अल्कोहल के हार्मफुल इफेक्ट्स बताऊंगा, मैं उसके नेगेटिव्स बताऊंगा। तो यहां पर हम लोग क्या करने की कर रहे हैं, हम लोग डिमांड गिराने की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें भाई, ये आपके पास डायग्राम आ गई है, एक्समैन आ गया यहाँ पे। और हम लोग क्या करेंगे इस बार बेटा, हम लोग डिमांड को कम करने की करेंगे, यानी कि मैं लोगों को बताऊंगा कि यार सिगरेट जो है वो आपके लिए हार्मफुल है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना, और आपके लंग्स खराब कर देगा या आपके गुर्दे खराब कर देगा। तो इस तरह की बातों से मैं लोगों को डराऊंगा, जिससे लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, ओवरऑल डिमांड फॉर सिगरेट कम हो जाएगी, और लोग जो हैं वो उससे दूर होना शुरू हो जाएंगे। अब अगेन प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मार्केट फेलियर। अगर मैं आज से 10-15 साल पहले चला जाऊं तो जब लोगों को सिगरेट के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में मालूम नहीं था, टीवी पे एड चलता था सिगरेट का। अगर आप पुरानी इंडिया पाकिस्तान की सीरीज उठा के देख लें क्रिकेट की, तो वहां पर बेंसन एंड हेज करके एक सिगरेट है, उसकी स्पॉन्सरशिप थी,
डनिल की स्पॉन्सरशिप है, मालब्रो की स्पॉन्सरशिप लगी हुई है, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में नहीं मालूम था। अब जब दुनिया एडवांस हो गई, लोगों को पता चला यार बीमारियां ऐसे ऐसे फैल रही हैं, लोगों को समझाना शुरू किया गया, लोगों को बताना शुरू किया गया, अवेयरनेस देनी शुरू की गई, जिससे डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई। समझ गए बात को? ठीक है। अच्छा जी, अब फर्दर आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं और नेक्स्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बैन। क्या कर दें जी? तीसरा, बैन कर दो भाई। खत्म, बनेगा ही नहीं। आपने सीधा सीधा रिस्ट्रिक्शन लगा दी, आपने फैक्ट्रियां बंद कर दी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? हेल्थ कंडीशन आपके मुल्क में लोगों की इंप्रूव होगी, ठीक है ना? हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो रही होगी, लोगों की सेहत अच्छी होगी, लोग सिगरेट की तरफ नहीं जाएंगे। बट बेटा प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे हैं वो ज्यादा बड़ी हैं। देखो बेटा, जिस फैक्ट्री में सिगरेट बनती है, उस फैक्ट्री में भी तो इंसान ही काम करते हैं ना। तो अगर मैं उन फैक्ट्रीज को बंद कर दूंगा, मैं उन दुकानों को बंद कर दूंगा, तो पहला प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ जाएगा? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा मसला। फिर बेटा, जो बंदा नशई है, जो बंदा हीरोइनची है, जो शराबी है, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर लेगा, वो कहीं ना कहीं से कर ही लेता है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ। बड़ा ही अजीब सा किस्सा था। हमारा एक दोस्त है, वो सिगरेट पीता है, और वो बड़ा स्मोकर, बहुत उसकी जो है ना तलब सिगरेट उसने पीनी। हुआ क्या, एक दिन वो अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ सीवीयू गया हुआ था। रात का टाइम था, वो 2-2:30 बज रहे थे। बाइक पे गए थे दोनों। अच्छा, अब सिगरेट है, लाइटर नहीं है। लाइटर भूल गए घर, लाइटर है कोई नहीं, सिगरेट पड़ी हुई है। अब सिगरेट जलानी है, क्या करें जी, सिगरेट कैसे जलाएं? दूर दूर तक कोई दुकान भी नहीं खुली हुई, दुकानें भी बंद, केबिन वाले भी बंद। अब बोलते हैं ना, जरूरत इजाद की माँ है। वरना वो लड़का इंतहाई डम है। मैं बोलता हूँ गधे का भी बाप है वो, इंतहाई डम लड़का है। लेकिन उस बंदे ने उस टाइम पे अपना ऐसा दिमाग चलाया कि मैं बोलता हूँ आइंस्टाइन परेशान हो जाए कि इसने किया क्या है। उसने क्या किया, मोटरसाइकिल में ना एक स्पार्क प्लग नाम की चीज होती है, जो बिल्कुल नीचे फ्रंट व्हील पे लगी हुई होती है। स्पार्क प्लग फ्रंट व्हील में इंजन के साथ लगी हुई होती है। वो स्पार्क प्लग क्या करता है, आप जब किक मारते हैं ना बाइक को, तो वो करंट निकालता है, और उस करंट से फिर बाइक में करंट, जब बिजली दौड़ती है तो फिर वो बाइक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आप स्पार्क प्लग निकाल के किक मारेंगे ना बाइक को, तो वो करंट छोड़ता है। अब वो जाहिर सी बात है, इंजन में तो लगा हुआ नहीं है कि वो उसको पावर दे। तो वो इस तरीके से एक लाइन आती है करंट की, वो स्पार्क आ रहा होता है। अब उसने साले ने क्या किया, स्पार्क प्लग निकाला, अपने दूसरे दोस्त को बोला किके मारता रहे, वो किक मारता गया, अंदर से करंट निकलता गया, अगले ने सिगरेट जला ली। मतलब सोचें क्या बंदे का दिमाग चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बंदा सिगरेट पीता है, जो बंदा नशा करता है, अगर कल को दुकानें बंद हो जाती हैं, वो जुगाड़ ढूंढ के उसको निकलवा लेगा। तो यहां पर जिस जुगाड़ को मैं बता रहा हूं, वो जुगाड़ क्या है? स्मगलिंग। बेटा अल्कोहल बैन हो गई, सिगरेट बैन हो गई, नशे बैन हो गए, फिर भी लोग कर रहे हैं, कैसे? स्मगलिंग के थ्रू। स्पेलिंग पता नहीं ठीक है कि नहीं, मुझे नहीं पता, अब इंग्लिश तो हम लोग नहीं पढ़े ना, हम तो इकोनॉमिक्स पढ़े। स्मगलिंग के थ्रू भाई, स्मगलिंग करवा सकते हो आप, ये बहुत बड़ा मसला है आपका। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, प्लस आपका जीडीपी गिरेगा। बेटा सिगरेट वाली जो कंपनीज हैं, ये भी तो टैक्स पे करती हैं, ये भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आती हैं। और अगर आप इंटरनेशनल बैन कर रहे हैं, लेट से मैं कहता हूं कि मैंने चाइना से आने वाले सामान को बैन कर दिया, तो बेटा अगर मैं चाइना के मुंह पे चपेड़ मारूंगा, तो वो भी तो मेरे मुंह पे मारेगा, वो चुप थोड़ी बैठेगा। तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगा? इंटरनेशनल बैन। हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगा? इंटरनेशनल बैन अगर क्रिएट हो गया, तो वो भी तो मुझे मारेगा। तो बेटा अगर मैं किसी को मारूंगा, तो वो भी तो मुझे मारेगा। तो अगर मैं उसके प्रोडक्ट पे बैन लगाऊंगा, तो वो मेरे प्रोडक्ट पे भी तो बैन लगाएगा। चाइना भी तो मुझ पे बैन लगाएगा। इसे कहते हैं बेटा ट्रेड रिटेलिएशन। ट्रेड रिटेलिएशन।
समझे? इसे क्या बोलते हैं, ट्रेड रिटेलिएशन। तो ये भी कुछ मसले मसाइल हैं जो आपके बैन में आ रहे होते। कोई मसला बेटा? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा जी, लास्ट केस। जैसे कि हमने मैरिट में मैक्सिमम प्राइस पढ़ा था, यहाँ पर बेटा हमारे पास मिनिमम प्राइस आएगा। जहां पर आप प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लगाते हैं, जहां पर आप प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लगाते हैं, ताकि वो चीज़ महंगी हो जाए। और जब वो महंगी हो जाएगी तो अनअट्रैक्टिव हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि यार, अबव द इक्विलिब्रियम, इससे होगा क्या, लोग कम खरीदेंगे। अगेन मैं इस चीज को रेकमेंड नहीं करता कि आप इसको अपने P2 में लिखें। इन केस P1 में अगर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि यार व्हाट इज मिनिमम प्राइस, और वो किस तरीके से डीमेरिट को सॉल्व कर रहा होता है। बेटा गेम क्लियर हो गई है? समझ गए हैं? तो बेटा यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड होता है। अब हम लोग बहुत जल्द इसके पास पेपर्स वगैरह करेंगे। ठीक है, टॉपिकल पास पेपर्स करेंगे, फिर आप लोग का इसका टेस्ट भी होगा। बट उससे पहले असाइनमेंट, आज क्या है, सैटरडे। आप लोगों ने बेटा ट्यूसडे को ये सबमिट करना है। ट्यूसडे को आपने इसकी क्वेश्चंस सबमिट करने हैं गूगल क्लासरूम पे। समझ गए हैं बात को? क्लियर है बेटा? जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। मैं फाइल आप लोगों को ग्रुप पे भेज रहा हूँ, कॉपी कर लीजिएगा।